हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विद्या पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विश्व की जनजातियाँ। ऐसे ही हमने कल अपना एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था भारतीय जनजातियाँ। दोनों ही टॉपिक अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब टॉपिक तो एक है, लेकिन इन दोनों ही मतलब विश्व की जनजातियों से और भारतीय जनजातियों से अलग अलग परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि आप पिछले किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको जनजातियों से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। भारतीय जनजातियों से अलग में प्रश्न देखने को मिलते हैं और विश्व की जनजातियों से अलग प्रश्न देखने को मिलते हैं। हमने देखा है कि कई बार जब एग्ज़ाम होते हैं और हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं तो हमें पता तो रहता है कि हमने ये वाली जनजातियाँ या फिर कोई भी चीज़ पढ़ी है, लेकिन जो कहते हैं कन्फ्यूज़न होता है वो हमें ऑप्शन चूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत करता है। इसीलिए आज हम मैप के थ्रू इन जनजातियों को जानेंगे ताकि भविष्य में हमें कभी भी इस तरह की कोई दिक्कत ना आए और क्लास में हमें ये सारी जनजातियाँ याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से। यहाँ पे जितनी भी जनजातियाँ हैं, मैंने इधर जनजातियों को लिखा है और इधर किस देश में पाई जाती है ये लिखा है। तो पहली है हमारी एस्किमो जनजाति। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र अलास्का का क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कनाडा वाला क्षेत्र है। और ये वाला जो है ये ग्रीनलैंड है। इन तीनों ही क्षेत्रों में आप देखेंगे कि एस्किमो, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड तीनों क्षेत्रों में ये वाली एस्किमो जनजाति पाई जाती है। इधर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ये वाला यहाँ पे साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती है, इसीलिए ये वाली जो जनजाति है, ये कह सकते हैं हम कि ये वाली जनजाति बर्फ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये वाली एस्किमो जनजाति इस तरह का बर्फ से बने घरों में रहती है, जिसको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। एस्किमो जनजाति बर्फ से बने घरों में रहती है, जिसको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। अगला है हमारा रेड इंडियन जनजाति यूएसए में पाई जाती है। यूएसए हमारा कनाडा के नीचे है, यहाँ पे अमेरिका, कनाडा और उत्तरी अमेरिका 49 डिग्री चैनल में डिवाइड करती है। ऊपर वाले क्षेत्र को कनाडा कहा जाता है और नीचे वाले क्षेत्र को यूएसए कहा जाता है। जो रेड इंडियन जनजाति है वो यूएसए में पाई जाती है। यूएसए में और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति है वो है रेड इंडियन। इसके बाद है होपी जनजाति, ये भी यूएसए में पाई जाती है। तो यूएसए में कितनी जनजाति पाई जाती है, रेड इंडियन पाई जाती है और होपी पाई जाती है। और कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जो कि बर्फ से बने घरों में रहती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा मैक्सिको क्षेत्र। ये वाला मैक्सिको क्षेत्र है। मैक्सिको में हमारी माया जनजाति रहती है। मैक्सिको में कौन सी जनजाति रहती है, माया जनजाति रहती है। लेकिन इसमें पूरे मतलब उत्तरी अमेरिका में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति है वो तो एक तो रेड इंडियन है और एक एस्किमो है। बाकी होपी और माया अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। कभी कभार ये पूछ ली जाती है। तो मैक्सिको में कौन सी पाई जाती है, माया जनजाति। मैक्सिको में पाई जाती है माया जनजाति। और यूएसए में कौन सी पाई जाती है, रेड इंडियन और होपी। और अलास्का में कौन सी पाई जाती है, एस्किमो। कनाडा में कौन सी पाई जाती है, एस्किमो। ग्रीनलैंड में कौन सी पाई जाती है, एस्किमो। आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा कि जितने भी उत्तरी ध्रुव है, मतलब बर्फ वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, एस्किमो जनजाति पाई जाती है। चाहे वो कनाडा हो, अलास्का हो या फिर ग्रीनलैंड हो, तीनों ही क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। यूएसए में कौन सी जनजाति पाई जाती है, होपी और रेड इंडियन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रेड इंडियन है। इसके बाद मैक्सिको में माया जनजाति पाई जाती है। अब हम अपना दक्षिणी अमेरिका देख लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला दक्षिणी अमेरिका, और ये यहाँ पे अमेजन नदी का पार्ट है। यहाँ पे अमेजन नदी बहती है
यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? अमेजन नदी बहती है। और यहाँ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति है वो है यहाँ की बोरो जनजाति। अमेजन में यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोरो जनजाति। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में पाई जाती है, उत्तरी अमेजन नदी घाटियों, मतलब यहाँ पे बोरो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? अमेजन नदी घाटी के आसपास ये वाली जनजाति पाई जाती है। और इसके अलावा ब्राज़ील वाले क्षेत्र में कौन सी? बोरो जनजाति। और इसके अलावा पेरू में, ब्राज़ील में और ये वाला अमेजन नदी के क्षेत्रों में। तो बोरो जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? अमेजन नदी के क्षेत्रों में, पेरू में और ब्राज़ील में। इसमें आपको सिर्फ यही वाली बोरो ही जनजाति ही याद करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इतनी इम्पोर्टेंट जनजाति नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम बोरो आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं आपके एशिया में। एशिया से पहले हम ब्रिटेन की बात करेंगे। ब्रिटेन में जो हमारी जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है हैसला जनजाति। ब्रिटेन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? हैसला जनजाति। ब्रिटेन से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ब्रिटेन हमारा पहला उपनिवेश रहा था, तो ब्रिटेन से हमारा कौन सी जनजाति हमें याद करनी है? हौसला जनजाति। और भी 2-3 जनजाति है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जनजाति है वो है हैसला जनजाति। इसके बाद हम आते हैं अपने दक्षिण अफ्रीका पर। दक्षिण अफ्रीका में आपको 4-5 जनजातियाँ याद रखनी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं। तो बताना चाहूँगी यहाँ पे विषुवत रेखीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है पिग्मी जनजाति। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति। जो विषुवत रेखा के आसपास कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति। कांगो हो गया, ये आपका हो गया कांगो बेसिन, इसको हम कांगो बेसिन भी बोलते हैं। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र। इसे आप 2 तरीके से याद करेंगे, क्योंकि 2 तरह से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। या तो आपसे पूछ सकता है कि पिग्मी जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर आपको स्पेशल पूछ सकता है कि जो पिग्मी जनजाति है वो कौन से देश में पाई जाती है। अगर वो देश पूछता है तो आपको कांगो याद रखना है। अगर वो पूछता है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है तो आपको विषुवत रेखीय क्षेत्र याद रखना है। तो ये तो पिग्मी जनजाति होगी। इसके बाद है हमारी बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल आपका यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। देखिए ये जो जितनी भी जनजातियाँ होती हैं ये इनके मतलब एक तरह से ये लोग अपने आप को उस क्षेत्र के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जो एस्किमो जनजाति थी वो ठंडे इलाकों में थी, और जो आपकी ये वाली जनजाति बुशमैन जनजाति, ये आपके यहाँ पे जो ये वाला रेगिस्तान है कालाहारी रेगिस्तान, ये बहुत ही मतलब गर्म रेगिस्तान है। आप खुद भी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका है वो अपने आप में काफ़ी गर्म क्षेत्र है, गर्म कॉन्टिनेंट है। तो ये वाली जनजाति जो है तो काफ़ी गर्म क्षेत्रों में रहती है, बुशमैन जनजाति। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो बुशमैन जनजाति है ये लोग स्पेशल भाप लेते हैं, वैसे ही खुद को रहना सीख लेते हैं। मतलब कि एक एरिया होता है, खुद को उस क्षेत्र में ये लोग ढाल लेते हैं और वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो बुशमैन जनजाति है वो लोग दीमक को खाते हैं। किस तरह से? चावल के रूप में। जो बुशमैन जनजाति है वो लोग दीमक को खाते हैं। किस रूप में? चावल के रूप में। यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं, जो दीमक मिट्टियों के अंदर घर बना के रहती हैं, उन्हीं को ये लोग चावल के रूप में खाते हैं। अगला है हमारा मसाई जनजाति।
अगला है हमारा मसाई जनजाति। यहीं पे ये इसी क्षेत्र में ये वाली जनजाति पड़ेगी, मसाई जनजाति, क्योंकि ये वाली जनजाति केन्या, युगांडा, तंजानिया विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ही ये वाली जनजाति रहती है। यहीं पर ये वाला मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला क्षेत्र कौन सा है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो यहीं पर ये वाली जनजाति रहती है, कौन सी, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहाँ रहती है, युगांडा, केन्या, तंजानिया में ये लोग रहते थे। एक चीज़ और मैं बताऊंगी आपको कि ये लोग जो मतलब इन लोगों के, ये लोग भी अपना ही घर बना के रहते हैं और इनके घरों को कहा जाता है क्रोल। इनके घरों को क्या कहा जाता है, क्रोल कहा जाता है। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, इनके घरों को क्या कहा जाता है, क्रोल कहा जाता है। मतलब कि जो बुशमैन जनजाति है वो तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। दूसरी है मसाई जनजाति, ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है और ये लोग दीमक को चावल के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद है मसाई जनजाति जो युगांडा, तंजानिया और केन्या वाले क्षेत्रों मतलब बीसी वाले क्षेत्रों में विषुवत रेखीय क्षेत्रों में रहते हैं और ये जो घर बना के रहते हैं इन घरों को कहा जाता है क्रोल। जैसे कि एस्किमो जनजाति जिन घरों को बना के रहती थी उनको इग्लू कहा जाता था और ये वाली जनजाति जिन घरों को बना के रहती है उन्हें कहा जाता है क्रोल। इसके बाद है हमारा तुआग्रे, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र सहारा रेगिस्तान। इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, सहारा रेगिस्तान। बहुत ही, ये वाला क्षेत्र भी बहुत ही गर्म क्षेत्र है और यहाँ पे जो जनजाति रहती है वो रहती है तुआग्रेग। तुआग्रेग यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, तुआग्रेग जनजाति। सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है, तुआग्रेग जनजाति। यहाँ जो लोग मतलब पर्यटन के लिए जाते हैं ये लोग उनको गाइड के रूप में मतलब गाइड के रूप में सहायता करते हैं। इसके बाद है हमारा अगले पे आना चाहूँगी जुलू। जुलू जनजाति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही पाई जाती है। तो जुलू जनजाति जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका में, ये वाला साइड जुलू जनजाति। कितनी जनजाति आपको यहाँ से याद करनी है, जो आपको सहारा रेगिस्तान मतलब इसमें दक्षिण अफ्रीका में याद करनी है। तो तुआग्रे जो सहारा रेगिस्तान में रहती है, एक पिग्मी जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में रहती है, एक है आपकी बुशमैन, एक है जुलू जो दक्षिण अफ्रीका में रहती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ये है हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद हम आ जाते हैं यूरोप में। तो यूरोप में जो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को नार्डिक देश कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जितने भी देश हैं जैसे स्वीडन हो गया और नॉर्वे हो गया, तो इन सबको मिला के इन सारे देशों को मिला के कौन सी संज्ञा दी जाती है, नार्डिक देशों की संज्ञा दी जाती है। इन सारे देशों को मिला के किसकी संज्ञा दी जाती है, नार्डिक देशों की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति है उसको भी क्या कहते हैं, नार्डिक। मतलब इस वाले क्षेत्र के नाम पर ही यहाँ की जनजाति का नाम पड़ा था नार्डिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूरोप के लिए। इसके बाद है किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति यहाँ पे जो आपका ये वाला क्षेत्र है आपका यूरोप का और ये वाला एशिया का, मतलब जहाँ से यूरोप और एशिया अलग होते हैं। यहीं पर पामीर का पठार, यहीं पर पामीर का पठार है, वहीं पर किर्गिस्तान मतलब किर्गिस्तान नाम का देश पड़ता है। आप सभी जानकारी बाकी परिचित होंगे किर्गिस्तान से। इसी क्षेत्र में या तो किर्गिस्तान कह लीजिए या तो पामीर का पठार कह लीजिए। या तो प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में, अगर वो क्षेत्र की बात करता है तो पामीर का पठार, अगर वो देश की बात करता है तो किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, किर्गिज। किर्गिज ये हो गई आपकी एशिया की जनजाति। इसके बाद है एशिया में ही कैमसीन जनजाति, ये वाला क्षेत्र। थोड़ा सा इधर को आप चलेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला साइबेरिया का क्षेत्र है। यहाँ पर भी पूरे साल बर्फ जमी रहती है, इस वाले क्षेत्र में भी पूरे साल बर्फ जमी रहती है। और ये जनजाति भी मतलब बर्फ में ही आप कह सकते हैं कि निवास करती है। तो साइबेरिया क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है,
कैम्सी जनजाति। इसके बाद है हैसला जनजाति, मैंने आपको बता दी है, ब्रिटेन में है। इसके बाद है बदद्दू क्षेत्र, बदद्दू जनजाति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतनी बार ये एग्ज़ाम में पूछी गई है कि बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो बदद्दू जनजाति, ये वाला क्षेत्र, अरब क्षेत्र, इसको अरब क्षेत्र कहा जाता है और यहीं पर ये जनजाति रहती है। बदद्दू जनजाति कहाँ पे रहती है? अरब रेगिस्तान में। तो एक बार से फिर रिकॉल कर लेते हैं ताकि यहीं पर आपको याद हो जाए और दोबारा से एक बार अच्छे से आपको रिकॉल हो जाए। तो पहली जनजाति थी हमारी एस्किमो। एस्किमो कहाँ रहती थी? कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का। और ये लोग इग्लू का घर बना के रहते हैं। इग्लू का घर कौन सा होता है? जो बर्फ़ वाला क्षेत्र, बर्फ़ का घर होता है इस वाले क्षेत्र में। और अलास्का आपका ये वाला, जहाँ से इधर की तरफ से आपका एशिया शुरू हो जाता है, इसी के जस्ट अपोजिट पड़ता है अलास्का, बर्फ़ का क्षेत्र है। कनाडा जो मतलब ऊपर वाला क्षेत्र है, यूएस से नीचे है, 49 डिग्री के ऊपर वाला क्षेत्र है कनाडा, और नीचे वाला क्षेत्र है यूएस से। तो जो एस्किमो है, एक तो अलास्का में रहती है, एक कनाडा में रहती है और ग्रीनलैंड में। तीनों ही बर्फ़ के क्षेत्र हैं, साल भर यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। इसके बाद है रेड इंडियन और होपी, ये दोनों जनजाति यूएसए में रहती है। इसके बाद है माया जनजाति। माया जनजाति मैक्सिको में रहती है। माया जनजाति कहाँ पे रहती है? मैक्सिको में रहती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो वो रेड इंडियन और एक अलास्का, जो आपको एस्किमो, जो आपको ज़रूर याद रखनी है। इसके बाद है बोरो जनजाति। बोरो जनजाति एक तो अमेजन नदी वाले क्षेत्र के आसपास रहती है बोरो जनजाति, और एक पेरू में रहती है और एक ब्राज़ील में रहती है। 3 क्षेत्र हैं बोरो जनजाति के, 3 क्षेत्र है, ब्राज़ील, वैसे बोरो। इसके बाद है अमेजन नदी के आसपास वाला क्षेत्र, और इसके बाद है पेरू में, ठीक है। इसके बाद है ग्रीनलैंड में मैंने आपको बता दिया था, एस्किमो है, और यहाँ पे है हैसला जनजाति। ये तो ब्रिटेन वाला क्षेत्र है। ब्रिटेन में कौन सी जनजाति है? हैसला जनजाति। ब्रिटेन में कौन सी जनजाति है? हैसला जनजाति। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितनी बार भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछी जाती है, वो इसी वाले कॉन्टिनेंट से जनजातियाँ पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे एक तो तुआरेग है, जो सहारा रेगिस्तान में रहती है, और ये लोग गाइड के रूप में यहाँ पर जो भी पर्यटक जाते हैं, गाइड के रूप में गाइड के रूप में उन्हें सेवाएं देते हैं। इसके बाद है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति विषुवत क्षेत्रों में रहती है, और कांगो जनजाति भी विषुवत क्षेत्रों में रहती है। पिग्मी जनजाति और कांगो जनजाति विषुवत क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद है जुलू जनजाति। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में रहती है। इसके बाद है बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? कालाहार मरुस्थल में रहती है बुशमैन जनजाति। इसके बाद है आपकी नॉर्डिक, ये वाले नॉर्डिक देश है, यूरोप, स्वीडन, इन देशों को मिलाकर कौन सा देश बनता है? इनको सारे देशों के एक समूह को नॉर्डिक देश कहा जाता है। वो आपको थोड़ा सा जरूर